जैसा कि ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है उसके लिए सॉरी, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ड इस पर ध्यान देना। एग्ज़ाम में आपका वाई सी पी इज़ ग्रेटर दैन सी बी आएगा, ठीक है। वाई सी पी इज़ ग्रेटर दैन सी बी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। फाइनल एग्ज़ाम आप लोग को 11th के स्टूडेंट को आने वाला है और ये क्वेश्चन करके जाइएगा आप लोग। फिर मेयर्स फार्मूला इसको बोला जाता है। मेयर्स फार्मूला करके भी आपको प्रूव करने को आ सकता है, या ऐसा भी ये क्वेश्चन को बोल सकता है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को भी आपको यूज़ करने दे सकता है, जिसमें ये कर सकते हो। ये क्वेश्चन इसलिए एग्जामिनर देता है, या इस क्वेश्चन का इतना इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि ये बहुत सारे चैप्टर को एक्सरसाइज को कवर अप करता है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का बात कर रहे हैं तो थर्मोडायनेमिक का एंट्री हो जाता है। उससे पहले एक एक्सरसाइज है प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, उसमें थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में भी है आपको पढ़ना। तो थर्मल प्रॉपर्टी का भी ये एक्सरसाइज को कवर अप करता है। मेन अगर हीट का कोई क्वेश्चन है, हीट चैप्टर है, जैसे 11th में हीट चैप्टर है, तो इसमें बहुत कुछ स्टूडेंट के बारे में, स्टूडेंट को परखने के लिए कि स्टूडेंट को ये चीज़ आता है या नहीं आता है, इस क्वेश्चन में कवर अप होता है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जैसे क्या बोलना चाहते हैं, जैसे अब देखो बहुत स्टूडेंट को तो ये नहीं समझ में आता सी पी इज़ ग्रेटर दैन सी बी, ये सी है क्या। तो बाबू यहाँ हीट जैसे पढ़ते हो तो हीट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हम बताते हैं कि हीट होता क्या है। हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी होता है, ठीक उसी तरह से हीट भी एक एनर्जी ही है। लेकिन हीट को 3 प्रकार से देखा जाता है, 3 टाइप ऑफ हीट देखा जाता है। पहला टाइप क्या होता है हीट का, स्पेसिफिक हीट, ये वही है सी। इसीलिए इस क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन 2 प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। तो बच्चा लोग को ये तो समझ में आना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट होता है क्या है। दूसरा आपको लेटेंट हीट, मतलब पहला स्पेसिफिक हीट, कभी टीचर बोलेंगे इसे लेटेंट हीट, कभी टीचर इस हीट को ऐसा वर्ड यूज़ करेंगे हीट कैपेसिटी। तो जब हीट कैपेसिटी बोल रहे हैं या स्पेसिफिक हीट बोल रहे हैं या लेटेंट हीट बोल रहे हैं, तो किस हीट का बात कर रहे हैं उसको आपको समझना होगा, उसका क्या फार्मूलाज होता है वो समझना होगा। ये चीज़ आपको किस में समझ में आता है, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में समझ में आता है। इसलिए हमने बोला कि ये एक्सरसाइज थर्मल प्रॉपर्टी को भी कवर अप करता है और आगे चल करके ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को भी कवर अप करता है। अब कैसे करता है उसको समझना होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, थोड़ा बहुत तो हीट के बारे में जानकारी लेना होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हीट कैपेसिटी स्टार्टिंग से बोलते हैं। स्पेसिफिक हीट किसे बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट बच्चा उसे बोलते हैं, वहाँ पर मास पर दिमाग रखना, मास पर, ठीक है। हीट स्पेसिफिक हीट किसे बोला जाता है, पहले उसका डिफिनेशन आप लिख लोगे, हम यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझ लो। स्पेसिफिक हीट यूनिट मास लेना है। हमने क्या बोला, पंच वर्ड क्या है, यहाँ मास है। आपको कोई भी गैस का, ठीक है ना, यूनिट मास ले लेना है। यूनिट मास 1 kg, 1 ग्राम, 1 में ही लेना है। अब वो जो आप ले लेते हैं यूनिट मास में जो भी टेम्परेचर, सपोज कर लो गैस का 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर आपका कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है। अब उसको हमको क्या करना है, 1 डिग्री सेल्सियस, मात्र 1 डिग्री सेल्सियस, हम 2-3 का नहीं बोल रहे हैं, मात्र 1 डिग्री सेल्सियस उसमें टेम्परेचर को राइज करना है, मतलब बढ़ाना है। आप क्या करोगे सर, टेम्परेचर को बढ़ाना है तो हीट ही सप्लाई करेंगे, क्योंकि हीट देने से टेम्परेचर बढ़ेगा। हीट देने से क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन नोट करके लिख लो, हम उसको अलग से समझाना चाहते थे लेकिन यहीं पर आ गया। हीट का काम क्या है, इस वर्ड को याद रखना। हीट क्या क्या करता है, हीट कभी भी कोई गैस को दे दिया या किसी चीज़ को तुम हीट सप्लाइड करते हो तो होता क्या है। तो हीट जब भी सप्लाइड किया जाता है तो उसमें कुछ बदलाव आता है, जैसे उसमें प्रेशर में बदलाव आ जाता है, उसके वॉल्यूम में बदलाव आ जाता है, ठीक है, उसके टेम्परेचर में बदलाव आ जाता है, ठीक है, और वो स्टेट को चेंज कर देता है। जैसे सॉलिड से लिक्विड बना देता है, लिक्विड से गैस बना देता है। ये सारा काम हीट का काम है,
ठीक है। तो मेनली स्टूडेंट को थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में ये सिखाया जाता है हीट का दो काम है, हीट का दो काम है। पहला काम क्या है, टेम्परेचर, आप हीट दोगे तो वो टेम्परेचर राइज करेगा, है ना, उस सब्सटेंस का या उस एलिमेंट का, उस गैस का टेम्परेचर राइज करेगा। जब भी आप किसी चीज़ को हीट देते हो तो वो क्या करेगा, पहला काम हीट को, टेम्परेचर को राइज करेगा। दूसरा काम इसका क्या है, स्टेट को बदल देगा, स्टेट को बदल देगा। मतलब अगर सॉलिड है लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड है तो गैस भी बनाने का ताकत ये रखता है। यही थर्मोडायनेमिक्स में क्या सिखाया जाता है, नोट करके याद रखना, यही थर्मोडायनेमिक्स में क्या सिखाया जाता है कि इतना ही हीट का काम नहीं है, हीट का काम और ज़्यादा है। आप तो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में पढ़ के आए हैं कि हीट का दो ही काम है, टेम्परेचर बढ़ाना और स्टेट चेंज करना, नहीं और भी काम है। वो प्रेशर में भी बदलाव कर सकता है, वो वॉल्यूम में बदलाव कर सकता है, वो टेम्परेचर में बदलाव कर सकता है, ठीक है, वो स्टेट चेंज कर सकता है, ठीक है। तो इतना सारा काम है उसका, ये इतना चीज़ पर प्रभाव, वो इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये सब काम है हीट का। हीट अगर किसी सिस्टम को देते हो तो इतना बदलता है। फिलहाल अभी हम उतना पर नहीं जाएंगे, हम स्पेसिफिक हीट पर जाते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर अभी नहीं जाते हैं। फिर आते हैं, फिर वहीं पर आते हैं स्पेसिफिक हीट किसे बोलते हैं। स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, बाबू आप यूनिट मास ले लो, यूनिट मास लेने के बाद उसमें जो भी उसका इनिशियल टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, अब 1 डिग्री सेल्सियस उसको बढ़ाने के लिए क्या करना होगा। इतना देर का स्टोरी सुनने के बाद तो ये पता चल गया सर 1 डिग्री सेल्सियस राइजिंग टेम्परेचर करना है तो आपको तो हीट सप्लाई करना होगा, ठीक है। हीट सप्लाई करो, जितना अमाउंट ऑफ हीट लगेगा, आपका लगा है ना 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को राइज करने के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। फिर से बोलते हैं स्पेसिफिक हीट क्या होता है। स्पेसिफिक हीट होता है सर जब हम 1 डिग्री सेल्सियस कोई भी यूनिट मास ले लेते हैं, सब्सटेंस यूनिट मास गैस ले लिए, उसका 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए हमको जितना अमाउंट ऑफ हीट लगता है, खर्चा होता है, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक हीट बोलते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक हीट पर ही डिपेंड करता है, इसलिए आपको स्पेसिफिक हीट समझना जरूरी है। तो दूसरा हीट क्या है आपका, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी दूसरा क्या है आपका, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी किसे बोलते हैं सर, हीट कैपेसिटी बोला जाता है कि आपका होल बॉडी लेना है और उसका जो भी इनिशियल टेम्परेचर है, सपोज कर लो 40 डिग्री सेल्सियस पर, फिर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करवाना है आपको, उसके लिए अमाउंट ऑफ हीट आपको ज़रूरत पड़ेगा। वो जितना अमाउंट ऑफ हीट होल बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट लगता है उसे हीट कैपेसिटी बोला जाता है, उसे हीट कैपेसिटी बोला जाता है। और आखिरी में लेटेंट हीट आता है। लेटेंट हीट किसे बोला जाएगा, लेटेंट हीट बोला जाता है जैसे आपको स्टेट बदलने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है, स्टेट बदलने के लिए, जैसे आपका सॉलिड है, सॉलिड से आपको क्या बनाना है, लिक्विड बनाना है, तो आपको स्टेट चेंज करना है, तो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, क्योंकि हीट का दो काम है, टेम्परेचर को राइज करना, दूसरा काम क्या है, स्टेट चेंज करवाना। तो स्टेट चेंज करवाने के लिए अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, ठीक है। तो वो अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायरमेंट होता है, जो स्टेट को चेंज करने के लिए किया जाता है, उसे हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। उसे एल लेटर से डिनोट किया जाता है। लेटेंट हीट का मतलब समझे, लेटेंट हीट वो हीट होता है, वो रिक्वायरमेंट ऑफ हीट होता है जो कि स्टेट को चेंज कर दे, सॉलिड को लिक्विड बना दे, लिक्विड को गैस बना। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने लायक है कि जब भी आप हीट जब एक काम करता है ना, तो दूसरे काम पर वो हाथ नहीं डालता है। जैसे अभी हम लोग मेनली जान रहे हैं कि हीट का दो काम है। पहला काम क्या है, टेम्परेचर को राइज करना। तो कोई भी आप सपोज कर लो पानी को या मिल्क को खौला रहे हो, बॉयल कर रहे हो, वाटर को ही बॉयल कर रहे हो, तो पानी को पहले पानी आपका 20 डिग्री सेल्सियस पर था। जैसे ही आप कोई कंटेनर पर चढ़ाते हो, उसको हीट बर्नर पर देते हो जिससे हीट उसको मिल रहा है, अब वहाँ पर क्या होता है, उसका टेम्परेचर स्टार्टिंग फर्स्ट वर्क हीट करता है कि वो टेम्परेचर राइज करता है 20 डिग्री से 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे करते करते पानी बॉयल कहाँ होगा,
बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 तक पहुंचता है। 100 तक में वो क्या काम कर रहा था, टेम्परेचर को राइज करने का काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है, जैसे ही वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है, वो अपना काम बंद कर देता है, पहला काम बंद कर देता है, टेम्परेचर को राइज करने का काम बंद कर देता है। अब वो सेकेंड काम में लग जाता है। अब वो बॉइलिंग पॉइंट पर 100 डिग्री सेल्सियस, अब वो वेपर बनाता है। जब पानी बॉयल हो रहा है तो आप देखोगे वेपर बन रहा है, तो उसका काम मान लो 5 मिनट के बाद तो आप देख रहे हो टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए, नहीं, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। टेम्परेचर अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस ही कहलाएगा, क्योंकि हीट अपना काम, पहला वाला जो राइज इन टेम्परेचर वाला काम है उसको छोड़ चुका है। अब वो दूसरा काम में लग गया है, उसका एनर्जी दूसरा काम कर रहा है, और वो काम क्या है, स्टेट को चेंज करना, पानी लिक्विड को वो वेपर बनाने में लगा हो, तो उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें खर्चा हो रहा है, और वो अब भी टेम्परेचर को राइज नहीं कर रहा। तो बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक इसी का रिवर्स भी आप ऐसा भी देख सकते हो, एक बर्फ़ है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, अब वो उसको तुम बर्नर पर अगेन चढ़ा देते हो, अब तुम फिर यहाँ पर देख रहे हो कि स्टेट बदल रहा है, सॉलिड से अब धीरे धीरे वो पानी में बनता जा रहा है। तो हीट दे रहे हो तुम, जो हीट दे रहे हो बर्नर से, गैस से जो हीट दे रहे हो उसको, गैस चूल्हा का बात कर रहे हैं, जिससे हीट तुम दे रहे हो, तो तुमको तुम्हारे मन में ये चीज़ नहीं आना चाहिए कि यहाँ पर तो सर हम 5-15 मिनट से तो हीट दे रहे हैं, तो अब ये 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ करके 10 डिग्री सेल्सियस पर नहीं आएगा। उसका पहला काम वो अभी नहीं चल रहा है, वो टेम्परेचर बढ़ाने का काम नहीं चल रहा, अभी उसका काम क्या चल रहा है, स्टेट को बदलने का काम चल रहा है, ठीक है। तो वो स्टेट को बदल रहा है, ठीक है। सॉलिड, बर्फ़ सॉलिड है, उसको लिक्विड में बनाया जा रहा है। तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। तो आशा करते हैं कि आपको लेटेंट हीट भी समझ में आ गया होगा। जब भी स्टेट बदल रहा होगा ना, तो राइज इन टेम्परेचर वाला कहानी नहीं होता है। स्टेट बदलते समय हीट को स्टेट बदलने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए। उस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। तो बच्चा लोग, अभी तक आप लोगों ने क्या समझा, 3 तरह का हीट समझा, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, हीट कैपेसिटी। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग स्पेसिफिक हीट का फार्मूला खोजने का किस तरह से फार्मूला खोजते हैं उसको देखते हैं। तो चेंज इन हीट, कितना आपका हीट लगेगा, रिक्वायरमेंट ऑफ हीट, इसे DQ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। बाबू जितना ज़्यादा मास रखोगे उतना ज़्यादा आपका हीट का खर्चा होगा। जैसे इसको ऐसे समझ लो, मान लो आप 1 कप चाय बना रहे हो, तो 1 कप चाय बनाने के लिए आपका गैस जो यूज़ करोगे, ठीक है ना, कितना यूज़ होगा, कम यूज़ होगा, कम अमाउंट ऑफ हीट लगेगा। लेकिन इसी जगह आप मास को बढ़ा देते हो, मान लो 100 कप चाय बना रहे हो, तो अमाउंट ऑफ हीट आपको ज़्यादा पड़ेगा। तो ये बहुत सिंपल है कि मास को बढ़ाने से आपका अमाउंट ऑफ हीट भी ज़्यादा लगेगा, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है, DQ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, अगर मान लो जाड़े के दिनों में खुद सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाता है, या 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाता है। अब वहाँ पर किचन में तुम चाय बना रहे हो, तो उसका काम क्या है, 10 से 11 हीट तो टेम्परेचर बढ़ाएगा ना, चाय को तो बॉयल करना पड़ेगा, तो उसको तो 100 तक पहुँचना होगा। तो अमाउंट ऑफ हीट वहाँ पर तो ज़्यादा खर्चा होगा, क्योंकि 10 से लेकर के 100 तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ अमाउंट ऑफ हीट आपका ज़्यादा खर्चा। लेकिन यही चीज़ अगर गर्मी के दिनों में देखोगे, तो खुद किचन का तो सराउंडिंग का क्या है टेम्परेचर, वो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वहाँ से आपको कितना तक पहुँचना है, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचना है। तो 40 से 100 डिग्री सेल्सियस पहुँचना है, तो वहाँ अमाउंट ऑफ हीट आपको कम लगेगा, ठीक है, क्योंकि खुद सराउंडिंग का आपको हेल्प कर दिया गया, क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर है। तो इस चीज़ को ऐसा भी बोला जाता है, जितना डिफरेंस ज़्यादा रहेगा, जैसे सर्दी के दिनों में डिफरेंस कितना है, 10 बोल रहे हैं और 100 तक पहुंचना है, तो डिफरेंस तो 90 का है, 100 - 10। और गर्मी के दिनों में यही चीज़ सराउंडिंग का कितना है, 40 के आसपास है, तो आपका 100 - 40 तो 60। तो यहाँ जितना ज़्यादा डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस होगा, उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट खर्चा होगा।
कंबाइनिंग 1 and 2, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो dq इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m dt। प्रोपोर्शनलिटी तोड़ोगे कुछ तो कांस्टेंट बैठाना पड़ेगा, m dt। ये c क्या है आपका, c यहाँ कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है एंड इज कॉल्ड, इसे ही हम लोग स्पेसिफिक हिट बोलते हैं बच्चा लोग, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हिट बोलते हैं। तो कभी भी dq का जगह पर बैठाने का, dq का फॉर्मूला अगर आपको चाहिए तो dq इक्वल टू क्या लिखिएगा, cm dt, ये चीज़ आपको पुट करना है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर स्पेसिफिक हिट किसी का भी खोजना है तो वहाँ पर फार्मूला क्या होगा, c dq डिवाइडेड बाई m dt, ये फार्मूला हुआ। अब इसको आगे बढ़ाते हैं यहाँ तक। ये आधा कहानी था, ये थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का था, लेकिन अब ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये कहानी तो सिंपल है। थर्मल प्रॉपर्टी में ये फार्मूला पढ़ाया जाता है। यहाँ C को स्पेसिफिक हीट टीचर बोल दिया, स्पेसिफिक हीट निकालने का फार्मूला भी टीचर दे दिया। यहाँ यूनिट मास यूज़ करोगे तो यहाँ 1 भी बैठा दोगे, ये सब तो आपने यूज़ कर लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ P तो नहीं लगा हुआ है, यहाँ P लगा हुआ है क्या, नहीं। यहाँ V लगा हुआ है क्या, नहीं। यहाँ तो C है जिसे हम स्पेसिफिक हीट बोल रहे हैं। तो ये एक स्पेशल केस क्रिएट करता है P और V लगा करके कि जो कि थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ CP लिखा हुआ है। CP का मतलब क्या होगा और CV का मतलब क्या होगा, इसको समझना होगा आपको। CB, अब इस चीज़ को समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। ये पिस्टन हो गया, ठीक है, और यहाँ पर गैस है, ठीक है। ये एक बर्नर लगा दिए, गैस चूल्हा यहाँ पर लगा दिए जिससे आप हीट सप्लाई कर रहे हैं। ये गैस है, आइडियल गैस यूज़ होता है इसमें। आइडियल गैस हम लोग पढ़ने के लिए यूज़ किया करते हैं, आइडियल गैस। तो आपको अगर मान लो कांस्टेंट वॉल्यूम करना है तो यहाँ पर आपको क्या करना, कुछ पत्थर या कुछ ऐसा भारी वेट दे देना होगा यहाँ पर जिससे ये उठे नहीं। तो यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया ना, कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। हम क्या बोल रहे हैं, एक सिस्टम बनाए हैं और ये पिस्टन उठना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे बर्नर अगर मान लो हीट लेगा तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा और ये पिस्टन उठेगा। जैसे प्रेशर कुकर में होता है, सीटी उड़ जाता है, कुछ देर के बाद गर्म प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि सीटी को रिलीज़ करता है, उठा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या रखना है, एक पत्थर रख दो या वेट रख दो जिससे ये पिस्टन उठ ना पाए। तो वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट हो गया ना। ऐसा कंडीशन में आपको मेज़र करना है स्पेसिफिक हीट, जो आपको फार्मूला दिया गया है कि 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर करना है, 1 यूनिट मास का 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर करना है। ऐसा कंडीशन में जहाँ ये उठे ही नहीं, वॉल्यूम उठे ही, तो वहाँ कम हीट का खर्चा होगा, वहाँ कम अमाउंट ऑफ हीट खर्चा होगा। इस तुलना में जब आपका यही सिस्टम में क्या करेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए आप इस बार आपको हीट अगेन देंगे, ठीक है, बर्नर से दे रहे हैं और यहाँ पर कोई रखेंगे नहीं, तो ये पिस्टन उठ जाएगा, ये पिस्टन उठेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पर नहीं होने दिए, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होने दिए। जैसे जैसे एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर इस अनुसार से कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर प्रेशर आपको देखोगे तो आपका प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है और यहाँ पर देखोगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। समझ में आया, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया है। यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम चेंज कर रहा है, देखो साफ साफ है। अब अगर पिस्टन यहाँ तक उड़ जाएगा तो इसका वॉल्यूम इतना बढ़ गया, लेकिन इस तरह से प्रेशर कांस्टेंट रख रहा है। जैसे यहाँ पर प्रेशर बढ़ा
प्रेशर बढ़ा, तो इसको रिलीज़ करने के लिए हमने सेप को, पिस्टन को ऊपर उठाया सिस्टम, और यहाँ पर ये मैनेज किया, एरिया को ज़्यादा करके मैनेज किया कि प्रेशर कांस्टेंट रहे, जस्ट लाइक ए प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में क्या होता है, जैसे आप पैक कर देते तो वहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है वो शेप में। अब प्रेशर बढ़ता जाता है तो वहाँ एक सीटी दिया रहता है ऊपर में, जो कि गैस जैसे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो रिलीज़ कर दे, क्योंकि ऐसे करके वो कांस्टेंट प्रेशर को क्रिएट किया जा सके। ठीक है, क्योंकि अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो वो सीटी के माध्यम से निकल जाए, तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया, वहाँ पर प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया। तो प्रेशर कुकर कैसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ वॉल्यूम भी कांस्टेंट रखते हैं और प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, सीटी को रिलीज़ कर देते हैं, मतलब एक सीटी देते हैं जो कि वहाँ पर गैसेस रिलीज़ हो जाता है और उससे प्रेशर को कांस्टेंट करके रखते हैं। तो आप कभी ये सोचे हैं कि प्रेशर कुकर का यूज़ क्यों किया जाता है? हम लोग नॉर्मली ये जानते हैं कि प्रेशर कुकर का यूज़ इसलिए किया जाता है कि जल्दी खाना बन सके, लेकिन वहाँ जल्दी खाना बनता कैसे है? ऐसा क्या होता है उसमें कि जल्दी खाना बनता है? ऐसा क्या करते हैं हम लोग? यहाँ प्रेशर भी कांस्टेंट कर दिए और वॉल्यूम को भी कांस्टेंट कर दिए, तो खाना जल्दी कैसे बनता है? आपको इस पॉइंट को भी हम आपको बताते हैं। खाना, प्रेशर कुकर का मेन यूज़ क्या होता है? देखो, अगर आप कहीं पर भी हो ना, ओपन में खाना बना रहे हो, चलो ओपन में खाना बना रहे हो, ये सब नहीं, ओपन में खाना बना रहे हो, तो वहाँ पर भी प्रेशर है, वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई भी चीज़ को उबलने के लिए बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। कहाँ पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने का काम रुक जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तक जाने के बाद, उसके बाद वो स्टेट को चेंज करने लगता है। प्रेशर कुकर यही काम को चेंज कर देता है। प्रेशर कुकर जब यूज़ आप करते हो तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज करते हैं हम लोग, उससे हमको कोई मतलब नहीं रहता। हमें एक आर्टिफिशियल प्रेशर को डेवलप करते हैं, बनाते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं, एक प्रेशर को बढ़ाते हैं। ठीक है ना, प्रेशर को बढ़ाते हैं। प्रेशर को बढ़ाने से क्या होता है? प्रेशर को बढ़ाने से क्या होता है आपका, याद रखना, प्रेशर को बढ़ाने से प्रेशर को बढ़ाने से आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। प्रेशर को बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस का था, प्रेशर कुकर में वही बॉइलिंग पॉइंट 121 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है, 21 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ठीक है, जो 100 डिग्री सेल्सियस पर नॉर्मल खाना बनाते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ये में, तो वहाँ 100 डिग्री सेल्सियस आने पर आपका बॉइलिंग करने लगता है, लेटेंट हीट वाला काम चालू हो जाता है। प्रेशर कुकर में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली प्रेशर को बढ़ा देते हैं। प्रेशर को बढ़ाने से क्या असर आता है कि बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस से 121 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो लेटेंट हीट आएगा ना, वो थोड़ा लेट से आएगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? 121 में, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाया करता था, 100 डिग्री सेल्सियस पर ही हो जाया करता था। तो अब लेटेंट हीट वाला जो काम है वो थोड़ा लेट से काम होगा, तब तक वो टेम्परेचर को राइज़ करने का काम करेगा। और खाना पकाने के लिए टेम्परेचर राइज़ करना ज़रूरी होता है, ठीक है ना, पकने के लिए। तो ये वाला काम 121 तक चला जाता है और खाना यहाँ जल्दी बनता है। और स्टेट चेंज का काम स्टार्ट करता है 121 के बाद। ठीक है, क्लियर है? इसलिए खाना वहाँ पर जल्दी बनता है। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। लेकिन इतना ज़्यादा डीप इसमें इसलिए जा रहे हैं, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट करते, तो इस कंडीशन में किसी गैस का 1 डिग्री सेल्सियस राइज करवाने के लिए अमाउंट ऑफ हीट कम खर्चा होगा। और इस कंडीशन में 1 डिग्री सेल्सियस राइज करवाने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट का खर्चा होगा। यही चीज़ साबित करने के लिए दिया है। कम से कम 20 मिनट लग गया सिर्फ इस क्वेश्चन को समझाने। वाई CP इज़ ग्रेटर देन CV। अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा खर्चा
ज़्यादा खर्चा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को राइज करवाने के लिए इस प्रोसेस में ज़्यादा खर्चा होता है अमाउंट ऑफ हीट बनिस्पत एज कॉम्पेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम करके। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम करके अगर आप कर रहे हो तो राइज इन टेम्परेचर कम ही अमाउंट ऑफ हीट में हो जाएगा। ये चीज़ को आपको साबित करके देना है। अब इसी चीज़ को हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये कैसे होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है बच्चा लोग? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये होता है, आपको हम यहाँ पर समझाते हैं कि आप कभी भी कोई सिस्टम को अगर हीट देते हैं, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक समझा रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक समझा रहे हैं, ये वाला फिगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। एक बर्नर लगा दिए, ठीक है, आपने यहाँ से क्या दिया, DQ दिया, ठीक है। जैसे ही आपने DQ दिया तो इसका पहला पार्ट ऑफ एनर्जी, फर्स्ट पार्ट ऑफ एनर्जी इस गैस का इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा, राइज करेगा, ठीक है, इंटरनल एनर्जी को राइज करेगा। अब ये इंटरनल एनर्जी क्या होता है? कोई भी गैस का इंटरनल बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स का बात कर रहे हैं, एटम्स का बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस गैस का बात नहीं कर रहे हैं, इस गैस का इंटरनली बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स का बात कर रहे हैं। आप ये जो अमाउंट ऑफ हीट इसको सप्लाई किए हैं तो सबसे पहले वो यूज़ करेगा, वो अपने अंदर का इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। इंटरनल एनर्जी जस्ट लाइक ए मैकेनिकल एनर्जी ही जैसा होता है, लेकिन वो इंटरनली मॉलिक्यूल्स के बारे में हम बता रहे हैं। जैसे मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक। जैसे मान लो ये कोई गैस है या वाटर ही है, H2O, तो इसके अंदर बॉन्डिंग है ना जी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्डिंग है ना। तो जब भी आप हीट देते हो तो ये एक्सपैंड करता है, ये जो हाइट है ये बढ़ता है। इसके बढ़ने से इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी राइज करता है और हीट देने से इसके जो मॉलिक्यूल्स है उसका रैंडम मोशन वेलोसिटी बढ़ जाता है, जिसके वजह से काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बोलेंगे, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का बात कर रहे हैं, वो बढ़ जाता है। ये दोनों को बढ़ने से आपका इंटरनल एनर्जी बढ़ता है। तो आपने कभी भी हीट दिया, नोट कर लो, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर मात्र हीट क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कांड कर सकता है हीट, वो कांड बढ़ गया है। पहले थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में बस इतना था कि हीट टेम्परेचर को राइज करता है और स्टेट बदलता है, इतना ही तक जान रहे थे। अब यहाँ पर हीट अगर हम सप्लाई कर रहे हैं, तो इस गैस का पहला तो इंटरनल एनर्जी बदल देगा, मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीजमेंट देगा। दूसरा स्टेट बदल सकता है, ये तो हम जानते ही थे, टेम्परेचर बदल सकता है, इसका प्रेशर बदल सकता है, देखो प्रेशर बदल सकता है, इसका वॉल्यूम चेंज कर सकता है, ठीक है। तो हीट देने से बहुत कुछ चेंजिंग आता है। इसी को स्टडी हम लोग जब करते हैं तो इसी का हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक, कि हीट सप्लाई करने से एक सिस्टम पर क्या क्या असर हो रहा है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये देख रहे हैं कि हमने हीट सप्लाई किया DQ, इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ गया। जब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाता है तो बचा हुआ जो हीट एनर्जी है वो वर्क करता है, वो क्या करता है, वर्क करता है, dW में बनता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है, आपने जो DQ दिया है, सबसे पहला पार्ट इसका DU होगा, सेकेंड पार्ट ये dW में, बचा हुआ पार्ट से ये फर्स्ट लॉ मतलब वर्क करेगा, ये सिस्टम अब वर्क करेगा। तो आप जो भी अगर हीट देते हो, सिस्टम को हीट देते हो, तो सबसे पहला काम वो क्या करेगा, गैस का इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। अब उसमें मान लो 100 रुपया दिया, तो 100 रुपया में, यहाँ रुपया एनर्जी है, 100 रुपये, 20 रुपया खर्चा हो गया इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, तो 80 रुपया का काम होगा। अब मान लो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने ही में आपका 40 रुपया चला गया, तो मात्र 60 रुपया का काम होगा, ठीक है। तो यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। क्लियर है, समझ में आया? तो इस कहानी को, इस बात को हम प्रूव करने के लिए, जैसे नॉर्मली आपको समझाने के लिए हमने बता दिया कि ऐसा कंडीशन में कम अमाउंट ऑफ हीट लगता है 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने में, ऐसा कंडीशन में ज़्यादा हीट का ज़रूरत पड़ता है
1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर का अनुमान। इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के हेल्प से प्रूव करने जा रहे हैं। स्टार्ट करें। डेरिवेशन पर आ रहे हैं, इसके डेरिवेशन पर आ रहे हैं। ये कंडीशन कैसा है? कांस्टेंट प्रेशर का। ये कंडीशन कैसा है? कांस्टेंट वॉल्यूम का। कांस्टेंट वॉल्यूम का कंडीशन है, ये कांस्टेंट प्रेशर का कंडीशन है। ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है? dq इक्वल टू du प्लस dw। ठीक है। dq का फॉर्मूला क्या है? cm dt होता है। इतना बात याद रखोगे, इसको याद रखोगे, अभी तक ये पढ़ा है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये होता है। तो चलो इसमें पहले करते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq इक्वल टू du प्लस dw। ठीक है। dw के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी दे देते हैं। dw क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है। फोर्स प्रेशर का बात हो रहा है, तो प्रेशर का बात हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है। तो प्रेशर इनटू एरिया इक्वल टू फोर्स। तो यहाँ dw इक्वल टू f इंटू a इंटू डिस्प्लेसमेंट dx। एरिया इंटू dx। एरिया और एक एरिया में 2 लेंथ छिपा हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और एक लेंथ और है यहाँ पर। ठीक है। एक लेंथ और है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये तो वॉल्यूम बताएगा ना बाबू। ये क्या बताएगा? वॉल्यूम बताएगा। सॉरी, यहाँ पर P होगा, P होगा। तो इस फार्मूला को हम PdV, वर्क को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? PdV। ये लीनियर इक्वेशन में होता है। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लीनियर मोशन में देखने को मिलता है हम लोग, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ऐसा में हम लोग पढ़ते हैं इस तरह से। तो हम लोग यहाँ पर वर्क का फार्मूला हमेशा याद रखो, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम करते हैं। अच्छी बात है। तो फर्स्ट लॉ का फार्मूला में dq du प्लस pdv, तो dq du p v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 यहाँ पर लिख रहे हैं, जगह नहीं है। dq du प्लस p v माइनस b। सर ये v माइनस b क्यों? अरे यहाँ तो वॉल्यूम कांस्टेंट ना किए हैं, तो v2 और v1 v के बराबर होगा। तो dq इक्वल टू du प्लस इंटू 0 और dq इक्वल टू du के बराबर होगा। क्या होगा? du के बराबर होगा। ठीक है। ये इक्वेशन अभी नहीं, और एक स्टेप कर। ये du कितना होगा? थोड़ा सा ये बताओ तो। du, अगर इसको dq का फॉर्मूला हम बताए हुए हैं, क्या है? cm dt। लेकिन ये खास एक प्रोसेस में किया गया है जहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो v लगा देंगे, इसीलिए v लगा हुआ है। ये जो हमने आपको प्रोसेस दिखाया है, यहाँ पर भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम करके किया गया है। ये इसका इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी के बारे में एक बात हम बहुत अच्छे से बताना चाहेंगे आपको कि इंटरनल एनर्जी हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। इस फिगर में और अच्छे से हम बताते हैं। ऐसा करोगे तो क्या क्या होगा? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के बात करेंगे। वॉल्यूम बोलो, आप लोग खुद बोलो, कांस्टेंट होता है। प्रेशर, सर प्रेशर तो बढ़ेगा, P डेल P, बढ़ गया प्रेशर। टेम्परेचर, सर टेम्परेचर भी बढ़ेगा, डेल T। चलो इस केस में आते हैं, इस केस में आते हैं। ठीक है, इस केस में आते हैं। यहाँ पर प्रेशर, सर प्रेशर कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम, सर बढ़ रहा है, वॉल्यूम V प्लस डेल V। ठीक है।
वॉल्यूम बढ़ रहा है और टेम्परेचर सर टेम्परेचर भी बढ़ेगा डेल्टी, ठीक है। ये दोनों में ये चीज़ ध्यान देना। ऐसा भी कर रहे हो तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर में बढ़ोतरी हुआ, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। यहाँ पर भी आप कर रहे हो सर, यहाँ पर प्रेशर आपका कांस्टेंट है पिस्टन ऊपर जा कर के, लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर वही रहेगा, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा। चलिए अब इसमें करते हैं, सेम टू सेम प्रोसेस करना है। फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या है, dq इक्वल टू du प्लस pdv, वर्क भी लिख सकते थे, pdv भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन सा गैस को यूज़ कर रहे हो बाबू, आइडियल गैस, आइडियल गैस का यूज़ कर रहे हो। आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या होता है, pv इक्वल टू nRT होता है, n इक्वल टू 1 मानो। चलो तो इसमें क्या है, इस कहानी का क्या है, इस प्रोसेस में क्या हुआ, प्रेशर चेंज हुआ क्या, नहीं सर प्रेशर वही है, कांस्टेंट रखो p। वॉल्यूम चेंज हुआ क्या, हाँ वॉल्यूम चेंज हुआ, dv n r कांस्टेंट है सर, वो तो गैस कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर यहाँ पर चेंज हुआ है सर, तो pdv को rdt लिख सकते हो, pdv को rdt लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिखो dq इक्वल टू du प्लस आर डी टी, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक dq को क्या लिख सकते हो, cp, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर का केस है, cp m dt du। अब देखो यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर टेम्परेचर और यहाँ पर टेम्परेचर दोनों का सेम है, और हमने आपको नोट करके याद रखो इस बात को कि इंटरनल एनर्जी सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। तो दोनों सिस्टम का अगर टेम्परेचर अगर सेम है तो इंटरनल एनर्जी सेम होगा। तो इस हिसाब से ये बात को याद रखना, ये इसका जो भी आपने इंटरनल एनर्जी निकाला है उसको पुट कर सकते हो यहाँ पर। फिर से बोल रहे हैं, दोनों का टेम्परेचर सेम है और इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर दोनों सिस्टम का अगर टेम्परेचर सेम है तो दोनों का इंटरनल एनर्जी सेम होगा। इसलिए यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी निकाले हैं इक्वेशन 1 में, उसका यूज़ कर रहे हैं। तो CVmdt इक्वल प्लस RDT, dt कट जाएगा, ठीक है, dt आपका कट जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक हीट का बात हो रहा है तो मास भी यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, यूनिट मास लेंगे। हमने बोला था स्पेसिफिक हीट में कितना मास लेना पड़ेगा, यूनिट मास लेना पड़ेगा। तो m भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन आपका क्या आया है, कहाँ लिखें, फाइनल इक्वेशन आ गया आपका Cp इक्वल टू CV प्लस R, ठीक है। एक इक्वेशन ये देखिए, अगर CV का वैल्यू निकालिएगा तो Cp माइनस R। आप ये दोनों फार्मूला को कंपेयर कीजिए, आपको साफ पता चल रहा है Cp इज ग्रेटर देन Cv, हेंस प्रूव्ड। बहुत ज़्यादा लंबा डेरिवेशन हो गया क्योंकि यहाँ पर दोनों को हमको समझाना पड़ा। आप सिर्फ डेरिवेशन करके अगर ये निकलते तो हम कभी भी नहीं समझा पाते हैं आपको कि dq du, कभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लग रहा है, कभी ये, इस वजह से लंबा हुआ है ये डेरिवेशन। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा। क्लियर है? ओके, थैंक यू।